जी, मैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे आए और हमें अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मोदी जी। आज के इस रोजगार मेले में हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, भोपाल जैसे ऐतिहासिक नगर की महापौर बहन श्रीमती मालती राय जी, कार्यक्रम के आयोजक पवन कुमार डालमिया जी, इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के गणमान्य सज्जनों और जिन बेटे बेटियों को आज सेवाओं में जाने का अवसर मिल रहा है, वे सब मीडिया के मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आप सब जानते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश के नागरिक हैं और साथ ही साथ जब हम दुनिया में बड़ा देश हैं तो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। तो हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, भारत युवाओं का देश है और भारत युवा देश है। और जब युवाओं की इतनी बड़ी संख्या है तो युवा हाथ को काम की आवश्यकता यह होना स्वाभाविक बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि समय कोई भी रहा हो और परिवेश कोई भी रहा हो, रोजगार की दृष्टि से जब तक विभिन्न मार्ग नहीं खुलते तब तक रोजगार की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। रोजगार की दिशा में सरकारी नौकरी भी एक साधन है, निजी क्षेत्र के उद्यम खुले वो भी एक साधन है, लोग स्वरोजगार की ओर प्रवृत्त हों वो भी एक साधन है, स्टार्टअप्स की दुनिया बने यह भी एक साधन है। तो समग्रता में जब काम करते हैं तो फिर इतनी बड़ी आबादी को रोजगार की जो आवश्यकता है वो पूर्णता की ओर जाती है। आप सब ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कितने आयाम पर काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप देखते होंगे तो हर घंटे में काम बदल जाता है, हर घंटे में जगह बदल जाती है, हर घंटे में भाषण बदल जाता है और एक ही दिन में 5-5 देशों की यात्रा करके वो हिंदुस्तान लौट के आ जाते हैं और रात की बैठक भी कर लेते हैं। ये इतनी मेहनत इसीलिए हो रही है कि हमारी आवश्यकता अधिक है और हमारे पास साधन कम है। आवश्यकता की पूर्ति करना है तो निश्चित रूप से साधनों की बढ़ोतरी करना ही पड़ेगी। इसी दिशा में पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो वो कम प्रारंभ हो गया। आज 9वां रोजगार मेला चल रहा है। 2024 से पहले 10 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा, ऐसा मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। और आज भी इस मेले के माध्यम से पूरे देश भर में एक ही दिन में एक ही कार्यक्रम में 51,000 बेटे बेटियों को उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ये आमतौर पर इतिहास में देखने को नहीं मिलता। ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता के कारण ही आज संभव हो पा रहा है कि एक ही दिन में 51,000 बच्चों को के हाथ में रोजगार मिलने का अवसर आया है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ हम सब देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि 2014 से पहले 4-5 स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में होते थे। इन 8-9 वर्षों में रोजगार की प्रतिपूर्ति हो और एक बच्चा सिर्फ नौकरी पाने की लालसा में न रहे, वो इस दिशा में भी प्रवृत्त हो कि वो 2-4 लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आए। इसके लिए स्टार्टअप्स की दुनिया को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो 2014-15 में 4-5 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज बढ़कर 90,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं और कम से कम एक स्टार्टअप 5 लोगों को रोजगार दे रहा है। ये इस दिशा में अपने आप में बड़ा कदम है। फिर इसके पश्चात अधोसंरचना विकास जो हो रहा है वो भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। आज 10 लाख करोड़ रुपया अगर पीएम गति शक्ति कार्यक्रम पर खर्च होगा और अधोसंरचना विकसित होगी तो स्वाभाविक रूप से निजी क्षेत्र में ही सही लेकिन रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही, पैसा तो बाजार में जाएगा ही, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा ही और उससे निश्चित रूप से हमारे देश को मजबूती मिलेगी। तो इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत अगर युवा देश है तो आने वाला कल भारत में हर व्यक्ति को रोजगार की और स्वरोजगार की उपलब्धता करवा सके, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। आप सबने देखा होगा मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं ये रोजगारी से जुड़े हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री ने पहली बार ये सब कहा था तो लोगों को लगता था ये कोई नारे हैं, लेकिन आप YouTube पर या विभागों की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये नारे नहीं हैं, ये वे कार्यक्रम हैं जो बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में बेरोजगारी का समाधान करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 75 वर्षों में हमने काफ़ी खोया भी है, काफ़ी पाया भी है। ये समीक्षा का काल था, समीक्षा हुई भी। प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि ये अमृत महोत्सव का अवसर सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं है, ये अवसर हमारे लिए पुराने संकल्पों को पूर्ण करना और नए संकल्प हाथ में लेना और अगले 25 वर्ष की तैयारी के लिए जुटना। तो जो संकल्प अधूरे डले थे उन संकल्पों को पूरा किया गया, जिसका लाभ लोगों को मिलने लगा है। यह उदाहरण देता हूँ मैं, एक सिंचाई की परियोजना जिसको 3 साल 4 साल में पूरा होना चाहिए, वो 25 साल से पड़ी हुई थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब अगर प्राथमिकता के तौर पर उसको इन वर्षों में पूरा कर दिया तो सिंचाई की परियोजना से किसान को पानी मिलने लगा, किसान को पानी मिल रहा है तो खेती अच्छी होने लगी, खेती अच्छी होने लगी तो उसको लाभ मिलने लगा, लाभ मिलने लगा तो उसके परिवार की दशा सुधरी, दशा सुधरती है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान होता ही है। और इसलिए ऐसे अनेक कार्यक्रम सृजित किए गए हैं जिनका संचालन आज देश में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री लगातार यह भी कहते हैं कि एक समय था जब भारत कुछ बोले तो लोग मजाक में लेते थे कि भारत की हैसियत नहीं है, ये बड़ा सपना देख रहा है। लेकिन इन 9 वर्षों में जो छोटे छोटे गैप्स थे उन गैप्स को पाटने का काम मोदी जी के नेतृत्व में
भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। और आज हम बुनियादी रूप से इतने मजबूत हैं कि अगर भारत आज कोई संकल्प करे, आज हम ये कहें कि आज़ादी की 100वीं वर्ष 2047 में आएगी और 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो कोई दुनिया में अविश्वास नहीं करेगा। आपने देखा अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण था, तो उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो हमको जो अर्थव्यवस्था सौंप कर गए थे वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान 11वें स्थान पर था। हम लोग जब सरकार में आए तो हमने कहा कि ये पहली 5 इकोनॉमी में हिंदुस्तान होना चाहिए। अब हम उस लक्ष्य पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ कि अगले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाएगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में इतने बड़े लोकतंत्र में आलोचना प्रत्यालोचना होना स्वाभाविक ही है, लेकिन अगर आज भारत ये कहता है कि हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी अगले 5 वर्ष में बन जाएंगे, तो हिंदुस्तान का के इस वक्तव्य पर दुनिया का बड़े से बड़ा देश भी टिप्पणी करता है तो हिंदुस्तान के पक्ष में ही करता है कि हिंदुस्तान जिस गति से चल रहा है, हिंदुस्तान इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और मैं समझता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है, आप सब लोग हो, ज़रूरी नहीं है कि जब 2047 आए तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग साक्षी बनने के लिए मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आप सब लोगों के समय है, उम्र है और आप विकसित भारत को अपने सामने बनते हुए देखेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो आज हिंदुस्तान में तैयारी चल रही है, चाहे एक बच्चे को रोजगार देने का मामला हो, चाहे अधोसंरचना विकसित करने का मामला हो, चाहे दुनिया में भारत की साख बढ़ाने का मामला हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी में हम तीसरे स्थान पर आए, इसके लिए प्रयत्न हो और भारत फिर से विश्व गुरु बने, इस लक्ष्य को लेकर जब भारत काम कर रहा है तो आप सबकी भी ड्यूटी है कि आप नौकरी प्राप्त करें, लेकिन नौकरी के साथ साथ जो आपका दायित्व है उस दायित्व को भी आप ठीक से पूरा करें और अपने दायित्व को पूरा करते करते देश के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को भी आप पूरा करेंगे, तो मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ 2047 जब आएगा तो आप विकसित हिंदुस्तान के नागरिक होंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा हिंदुस्तान सौंपने में समर्थ होंगे। इस दिशा में हमको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। आप सब आज नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आपका ये नया जीवन सफल हो, सुखद हो और अनेक सफलताओं से भरा हो और आप अपने दायित्व पूर्ति में पूरी तरह सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कि आए और अपना नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। इसके बाद कुमारी अशमा अंसारी, जिनका चयन भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है, मैं अनुरोध करता हूँ मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र माननीय महोदय से प्राप्त करें। इसके बाद कुमारी कंचन, उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यूबीआई में क्लर्क के पद में चयनित कुमारी शालिनी ठाकुर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना नियुक्ति पत्र माननीय महोदय से प्राप्त करें। कुमारी शालिनी ठाकुर जी। उसके बाद आमंत्रित करता हूं श्री अमित कुमार जी, जिनका चयन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है कि वे आए। सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर चयनित अमित कुमार जी से अनुरोध है कि वे आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। इसके बाद श्री आयुष जैन जी और उसके बाद कपिल व्यास जी, जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर चयनित सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। इसके बाद विवेक कुमार मिश्रा जी, जेई सिविल, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। इसके बाद एफसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर चयनित ओम प्रकाश जेरेडा से अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। सभागृह में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से सभी का उत्साहवर्धन करें, अभिनंदन करें।
नई नियुक्तियों रोजगार यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद पीयूष महोदया असिस्टेंट ग्रेड 3 पर जिनका चयन हुआ है, ग्रेड बी मंच पर आए और अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। इसके बाद ओम प्रकाश जडेजा, इसके बाद पीयूष महोदया असिस्टेंट ग्रेड 3 एफसीआई, इसके बाद विवेक कुमार गवंडे और इसके बाद परविंदर कौर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर जिनका चयन हुआ है। अनुरोध है कि वे आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। सीजीएसटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर श्री जादव चंद्रपाल सिंह जी से अनुरोध है कि वे आए और अपना नियुक्ति पत्र सामान्य नियम से प्राप्त करें। इसके बाद दीपकर गोयल जी, परमिंदर कौर अपना नियुक्ति पत्र यहाँ से प्राप्त कर रही है। इसके बाद जादव चंद्रपाल सिंह जी और उसके बाद दीपंकर गोलित अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। दीपंकर गोलित जिनका चयन सीजीएसटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है और उसके बाद आयुषी साहनी इंस्पेक्टर के रूप में जिनका चयन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है, वो मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। इसके बाद यश श्रीवास्तव से अनुरोध है कि वे भी तैयार है। यश श्रीवास्तव, साहिल सिंह, आयुषी साहनी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका चयन हुआ है। इसके बाद यश श्रीवास्तव टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका चयन। इसके बाद साहिल सिंह, इसके बाद अरविंद मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मंच से सामान्य से प्राप्त करें। इसके बाद श्री नीलेश रघुवंशी जी शाखा डाकपाल के पद पर इनका चयन। श्री साहिल सिंह जी, इनका चयन शाखा डाकपाल के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे। अरविंद जी श्री जिनका चयन बीपीएम के पद पर शाखा डाकपाल के पद पर। नीलेश रघुवंशी, इसके बाद श्री शुभम से अनुरोध के मंच पर आए। दानी शर्मा एबीपीएम सहायक शाखा डाकपाल के पद पर इनका चयन से अनुरोध मंच पर आए। अमित पटेल जी एबीपीएम के पद पर इनका चयन हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जिनका चयन हुआ है वो अभी सम्मानीय मंच से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अमित पटेल, इसके बाद दिव्या से अनुरोध के मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। दिव्या के बाद निशिता झवर, इनका चयन बीपीएम के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर हुआ है और इसके बाद अनीता नामदेव एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ है। अनीता नामदेव से अनुरोध है कि अपना नियुक्ति पत्र सामान्य मंच से प्राप्त करें। जोरदार तालियां इन सभी 25 अभ्यर्थियों के लिए जो अभी सामान्य मंच से नियुक्ति पत्र प्राप्त। बहुत बहुत अनीता नामदेव नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इनका चयन एम्स डिपार्टमेंट में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप लोग भी जो पीछे हैं वो लोग भी अपने रेड को सामने रखिए, रेडिश पार्ट आगे रखिए। जोरदार तालियां इन सभी के लिए जिनको यहाँ से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं और